नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 7 दिसंबर 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि पृष्ठ संख्या 6 पर दिया गया है। इसको हम सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी पर्यावरण से जोड़ सकते हैं। दिल्ली चोकिंग बट डू नॉट ब्लेम स्टबल बर्निंग एलोन। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं कि सर्दियों की आहट से ही दिल्ली की आबो हवा बिगड़ने लगती है। जब जब सर्दी आती है तो दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जाती है। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पराली को दोष देना यह तर्कसंगत नहीं दिख रहा है। दोस्तों, प्रदूषण की वजह से दिल्ली वालों का दम घुट रहा है। दफ्तर जाने, वहां से लौटने के वक्त प्रदूषण का स्तर इस कदर बढ़ जाता है कि जीना मुश्किल हो जाता है और इस तरह के हालात पिछले कई सालों से बिगड़ रहे हैं। ऐसे में आप लोगों ने सुना ही होगा, पिछले महीने नवंबर में ही स्कूल बंद करने पड़ गए थे ताकि बच्चों को दम घोंटू धुएं से बचाया जा सके। दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन के तय मानक से 30 गुना ज्यादा दर्ज किया गया था। यानी दिल्ली की हवा ऐसी है मानो यहाँ के वसिंदे रोज करीब 50 सिगरेट के बराबर धुआं अपने अंदर भर रहे हैं। तो इस तरह से इसके पीछे, इस प्रदूषण के पीछे कई कारण हैं। सिर्फ हम पराली को ही नहीं कह सकते हैं। भारत में सालाना 2.5 मिलियन वायु प्रदूषण से संबंधित मौतों की रिपोर्ट है। दोस्तों, कुछ प्रदूषक आसानी से रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करते हैं, जिसकी वजह से हृदय रोग की बीमारियां, श्वसन रोग, अस्थमा, कैंसर, स्ट्रोक, यह सब बीमारियां लगातार हो रही हैं। हर साल स्कूल, जैसा कि मैंने बताया ही, कारपूल कल्चर यानी एक कार से 4 लोग जा सकते हैं। इवन घर से काम करने की सलाह दी जाती है, वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी जा रही है और बहुत सारे लोग कार्य भी कर रहे हैं। इवन दिल्ली में निर्माण कार्य को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ट्रकों के शहर में प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं है। तो पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने का हमेशा मुख्य अपराधी के रूप में इसे जाना जाता है। हालांकि हकीकत यह है कि पराली नहीं जलाने पर भी दिल्ली की हवा खराब है। दोस्तों, इस समय पराली कहाँ जल रही है, लेकिन फिर भी दिल्ली की हवा खराब है कि नहीं? हमें कृषि पैटर्न में मूलभूत बदलाव की जरूरत है, जिसके लिए किसी को साहसिक राजनीतिक आह्वान करने की जरूरत है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या दिल्ली की हवा साफ हो सकती है? तो हम दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, आज वायु प्रदूषण से कोई भी अछूता नहीं है। दिल्ली में हालात इतने बुरे हैं, लोग अब साफ हवा को इंसान का बुनियादी अधिकार बताने लगे हैं। दोस्तों, हवा के प्रदूषण के प्रमुख कारण में अगर हम बात करें तो पीएम की बात की जाती है, यानी पार्टिकुलेट मैटर, यानी इसे पीएम कहते हैं। इसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये सब प्रमुख कारक हैं दिल्ली में प्रदूषण के पीछे। यानी पार्टिकुलेट मैटर यानी वो काला धुआं जो गाड़ियों और कारखानों से निकलता है, साथ ही वो खाना बनाने के लिए जलाई जाने वाली लकड़ी से भी पैदा होता है। यही पीएम पराली जलाने से भी हवा में घुलता है। तो कारों में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और ओजोन के तौर पर केमिकल निकलते हैं। और दोस्तों, दिल्ली के इस हालात के लिए दिल्ली वाले भी जिम्मेदार हैं। कैसे? चूंकि लापरवाही की वजह से दिल्ली वालों ने खुद ही अपनी कब्र खोद डाली है। इसकी पहली वजह यह है कि दिल्ली में निजी गाड़ियां यानी कारें और एसयूवी वगैरह खूब बिकती हैं। हर रोज करीब 1400 नई गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर उतरती हैं। फिर डीजल से चलने वाले ट्रक शहर से होकर गुजरते हैं। इनके लिए बाईपास बहुत पहले ही बन जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ट्रकों की आवाजाही ने प्रदूषण के स्तर को और उठा दिया है। दोस्तों, इसके पीछे और भी एक महत्वपूर्ण कारण है, अरावली का भी हम कारण कह सकते हैं। तो आपके जहन में यही आ रहा होगा कि अरावली पहाड़ियों के गायब होने का क्या असर इस पर हो सकता है? तो दिल्ली की हिफाजत का जो प्राकृतिक कवच था, उसे भी लोगों ने उधेड़ डाला है।
यानी अरावली की पहाड़ियां भी अपरदित हो चुकी हैं। दुनिया की सबसे पुरानी कही जाने वाली अरावली की पहाड़ियां बाहर से आने वाले प्रदूषित हवा के दिल्ली आने से रोकती थी, मगर अवैध खनन और पेड़ों की कटाई के चलते दिल्ली का यह कुदरती कवच खत्म हो गया है। और दोस्तों, यह प्रदूषण सर्दियों में दिल्ली में ज्यादा हो जाता है। वजह यह है कि ठंड से पार्टिकुलेट मैटर हवा में ही रह जाते हैं, फिर आसपास के राज्यों में फसलें जलाने की वजह से भी धुआं यहाँ की हवा को खराब कर देता है। लेकिन हम सिर्फ पराली को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हु पोल्यूट्स द कैपिटल, तो कौन इस राजधानी को प्रदूषित कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हीकल्स का 30% योगदान है, अदर्स का 11% योगदान है, इंडस्ट्री का 20% योगदान है, बायोमास का 23% योगदान है, 16% डस्ट और कंस्ट्रक्शन का। तो आप सोचिए, पराली पर अगर हम रोक लगाते हैं तो उसके बाद 16% डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन, व्हीकल्स 30% है, इंडस्ट्री 20%, यानी 30, 20, 50, 10, 60, यानी कह सकते हैं 60% से तो अधिक यही है। तो इस पर भी तो नियम कानून होना चाहिए कि सिर्फ पराली को ही हम दोष देते रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या उपाय करना होगा। तो हमें पराली के उपयोग का छत्तीसगढ़ मॉडल भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ हवा साफ करने वाला वैक्यूम क्लीनर का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। ये वैक्यूम क्लीनर एल्युमिनियम के 7 से 8 मीटर ऊंचे टावर जैसा है, जो प्रदूषित हवा को सोख कर साफ हवा छोड़ता है। तो दोस्तों, ये जो वैक्यूम क्लीनर है, इसके बारे में एक दिलचस्प कहानी है। दोस्तों, नीदरलैंड के कलाकार डैन रोजगार्टर एक बार बीजिंग में घूमने के लिए गए थे। तो उन्होंने होटल के बाहर खिड़की के बाहर देखा तो चारों ओर अंधेरा छा गया था। तो डैन के जेहन में यह ख्याल आया, उन्होंने सोचा कि अगर शहर ऐसी मशीन बन गया है जो खुद का गला घोट रहा है, तो ऐसी मशीन भी तो बनाई जा सकती है जो इस मुश्किल से निजात दिलाए। और उन्होंने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया और इस तरह से वैक्यूम क्लीनर वैज्ञानिकों के सहयोग से उन्होंने बना दिया। और इस तरह से इसका प्रयोग आज नीदरलैंड से लेकर चीन और पोलैंड तक में हो रहा है। और दोस्तों, जानवरों को भी पसंद है यह वैक्यूम क्लीनर, क्योंकि यहाँ पर साफ हवा हो जाती है, जिसकी वजह से जैसे कुत्ते वगैरह क्या है, उनकी सूंघने की क्षमता अधिक होती है, तो वो उन वैक्यूम क्लीनर के नज़दीक ही ज़्यादा पाए जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ मॉडल का प्रयोग कर सकते हैं, माइक्रो पूसा का प्रयोग कर सकते हैं, हैप्पी सीडर का प्रयोग कर सकते हैं, और हम रजत आयोडाइड के माध्यम से कृत्रिम वर्षा भी करा करके पार्टिकुलेट मैटर को नीचे कर सकते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण कम किया जा सकता है। दोस्तों, मैक्सिको के बारे में सुना ही होगा कि एक समय में सबसे अधिक वहां दिल्ली जैसा हाल हुआ करता था। उसने ऑड इवन फार्मूला अपनाया, लेकिन ऑड इवन दिल्ली ने भी अपनाया, लेकिन वह पूरी तरह से सक्सेस नहीं रहा। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण यही हो जाता है दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे हम लोगों ने पीएम का डिस्कस किया, सल्फर डाइऑक्साइड का डिस्कस किया, नाइट्रस ऑक्साइड का डिस्कस किया, ओजोन की बात की जाए तो ओजोन को हम भी कम कर सकते हैं, क्योंकि ओजोन बनने के लिए कई केमिकल जिम्मेदार होते हैं। इन्हें VOC कहते हैं, यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो नहाने के साबुन से लेकर रोजमर्रा की तमाम चीजों जैसे टॉयलेट, होम क्लीनर और बर्तन धोने के साबुन तक में यह पाए जाते हैं। आज से 25 साल पहले इसके बारे में पता नहीं था, मगर हम रोज जितने तरह के केमिकल इस्तेमाल करते हैं, इससे वातावरण में VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते जाते हैं, जो ओजोन को धरती के करीब जमा होने के जिम्मेदार होते हैं। और दोस्तों, यह ओजोन की वजह से फेफड़ों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खांसी से लेकर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी कई बीमारियां ओजोन से ही होती हैं। तो ऐसे में हम लोगों को भी इस पर कार्य करना होगा, न कि सिर्फ सरकार पर ही निर्भर रहना हो। तो इस तरह से दिल्ली को दम घुटने से बचाया जा सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर, इसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बायरबैक की भारत यात्रा। तो दोस्तों, जर्मनी के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर हैं और बैठक से पहले ही भारत और जर्मनी के बीच 1 अरब यूरो मूल्य की नवीकरणीय ऊर्जा योजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जर्मनी का साथ समझौता हुआ है। और दोस्तों, वर्ष 2022 में यह गहन उच्च स्तरीय जुड़ाव देखा गया।
क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्लिन में चांसलर ओलफ सोल्ज के साथ भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल परामर्श के लिए बावेरिया में G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन के लिए जर्मनी की 2 यात्राएं की। और दोस्तों बता दें कि हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने यूएनएससी सुधार पर जोर देने की आवश्यकता की भी बात की, जहां भारत और जर्मनी 2005 से ही G4 समूह का हिस्सा रहे हैं। हालांकि यूरोपीय संघ के देशों ने मॉस्को के साथ अन्य सभी लिंक हटा लिए हैं, फिर भी भारत जो है यहां पर देखा जाए तो तटस्थवादी नीति अपनाया हुआ है। 5 दिसंबर को समुद्री आयात के लिए तेल मूल्य कैप के लॉन्च होने के बाद गिरने वाले ईंधन आयात में और कमी आने की संभावना है, जबकि भारत का रूसी तेल का आयात 21 गुना तक वृद्धि है और रूस को भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता भी बनाता है। अब ऐसे में भारत के लिए यही होता है कि वह अपने कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से यूरोपियन देशों के साथ साथ रूस को भी अपने पक्ष में वह खड़ा रखे, क्योंकि रूस भारत का पुराना सहयोगी है और वह अपने व्यापार को और आगे बढ़ाना चाहता है। तो G7 द्वारा जो तेल मूल्य कैप है, यह कहीं न कहीं रूस को कमजोर करने की साजिश है यूरोपीय यूनियन की। दोस्तों, यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया के साथ G7 द्वारा रूसी कच्चे तेल के लदान पर मूल्य सीमा लगाने की योजना है, जो फिलहाल प्रति बैरल $60 पर आंका गया है। तो इस तरह से मूल्य सीमा लगाने से रूस कमजोर होगा। अमेरिका का कहना है कि रूस की अर्थव्यवस्था वैसे ही पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी है यूक्रेन युद्ध के बाद से, लेकिन यूक्रेन युद्ध को देखते हुए यूरोपीय संघ रूस से नाराज है, जिसकी वजह से लगभग सभी व्यापारिक संबंध वह रूस से तोड़ रहा है। ऐसे में अब भारत को यूरोपियन देशों के साथ संबंधों को भी बहाल रखना है, साथ साथ रूस के साथ भी संबंध को बनाए रखना है। तो भारत का रुख की अगर हम बात करें तो यूक्रेन हमले के बाद रूस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने न केवल जारी रखने का फैसला किया, बल्कि निकट भविष्य में मॉस्को के साथ अपने व्यापार को दुगना करने का फैसला किया है, क्योंकि भारत और रूस पुराने सहयोगी हैं। चाहे वह ब्रिक्स की बात की जाए तो ब्रिक्स में भारत और रूस, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, इन देशों का संगठन है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि भारत रूस पुराने सहयोगी रहे हैं। तो यूक्रेन युद्ध के बाद से रूसी तेल की खपत बढ़ाने के सरकार के फैसले का बचाव करते हुए भारत की रूसी तेल की खपत यूरोपीय खपत का सिर्फ 1/6 हिस्सा थी। इसकी तुलना प्रतिकूल रूप से नहीं की जानी चाहिए। तो दोस्तों, चूंकि भारत और जर्मनी का जो संबंध है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अगर हम बात करें, भारत के द्वारा सबसे पहले जर्मनी के संघीय गणराज्य से राजनयिक संबंध स्थापित किया गया था। जर्मनी विकास परियोजनाओं के में प्रतिवर्ष 1.3 बिलियन यूरो का सहयोग करता है, जिसमें 90% जलवायु परिवर्तन से लड़ने, प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के साथ साथ स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्य करता। दोस्तों, आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन पर भारत आगे की पंक्ति में हमेशा खड़ा रहता है। यही कारण है कि यूरोपीय संघ के जो सदस्य हैं भारत से बहुत ही अच्छा संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि भारत पर्यावरण के प्रति हमेशा सजग रहा है और ऐसे में वह विश्व गुरु की भूमिका निभाता है। तो इस तरह से जर्मनी, फ्रांस, ये सभी देश भारत को पर्यावरण से संबंधित, हरित जलवायु से संबंधित, स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित इस तरह की मदद वह करते रहते हैं। और जर्मनी भी महाराष्ट्र में 125 मेगावाट की क्षमता वाले एक विशाल सौर संयंत्र के निर्माण का भी समर्थन कर रहा है। इससे जो है 1,55,000 टन वार्षिक CO2 बचत उत्पन्न करेगा। दिसंबर 2021 में जर्मनी के नए चांसलर की नियुक्ति के बाद भारत और जर्मनी इस बात पर भी सहमत हुए कि प्रमुख लोकतंत्रों, रणनीतिक साझेदारों के रूप में वे एजेंडे के शीर्ष पर जलवायु परिवर्तन के साथ आम चुनौतियों से भी निपटने पर अपना सहयोग बढ़ाएंगे। साथ साथ तकनीकी विकास में, विज्ञान टेक्नोलॉजी में, ऊर्जा के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में दोनों देश, शिक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और आगे भी इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 8 पर, सामान्य अध्ययन के थर्ड पेपर। इसे हम पर्यावरण से ही जोड़ सकते हैं। यूरोप कंसर्न अबाउट द USIRA। तो दोस्तों यह जो टॉपिक है
व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द न्यू इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट का जो IRA है यानी इन्फ्लेशन रिडक्शन अधिनियम, इससे यूरोपीय देशों को क्या चिंता है? तो यूरोपीय देशों का यही मानना है कि यह गैर अमेरिकी देशों के लिए भेदभाव पूर्ण होगा, क्योंकि यूरोपीय संघ ने अपनी चिंताओं का समाधान करने के लिए कहा है। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अमेरिका की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान नए मुद्रास्फीति में कमी अधिनियम, जिसे IRA कहते हैं, में स्वच्छ ऊर्जा सब्सिडी के बारे में जोसेफ बाइडेन से सवाल किया, जिसे यूरोपीय देश गैर अमेरिकी कंपनियों के लिए भेदभाव पूर्ण मानते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस के पुस्तकालय में सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मैक्रोन ने IRA को यूरोपीय कंपनियों के प्रति आक्रामक के रूप में वर्णित किया है। तो इस तरह से यूरोपीय संघ ने अगले साल 1 जनवरी को अधिनियम के लागू होने से पहले अपनी चिंताओं का समाधान करने के लिए कहा है। तो दोस्तों, यह IRA यानी इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट जो है, यह टैक्स ब्रेक, क्रेडिट आदि का $430 बिलियन का पैकेज है। इसमें जलवायु परिवर्तन से लड़ने के साथ साथ स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, इस अधिनियम के माध्यम से 2005 के स्तर से 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 40% की कमी लाने के उद्देश्य से यह बिल पारित किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह US इरा है क्या? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट है क्या? तो यह जो है 16 अगस्त को कानून में हस्ताक्षरित IRA संघीय खर्च, टैक्स ब्रेक, क्रेडिट और लेवी का $430 बिलियन का यह पैकेज है, जिसका उद्देश्य यह क्या? जलवायु परिवर्तन से लड़ना, स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम करना है। दोस्तों, यह स्वच्छ ऊर्जा उद्योग के लिए सामग्री और घटकों के लिए चीन पर अमेरिकी निर्भरता को कम करने का भी यह प्रयास करेगा। EVs यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के उपयोग को बढ़ावा देने और उनके निर्माण के लिए घरेलू आपूर्ति को सुरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के संघीय कर प्रोत्साहन नीति को बदल दिया गया है। अब केवल उत्तरी अमेरिका में ही यह असेंबल किए जाएंगे और यही यूरोपीय देशों को चिंता है। ऐसे में जापान भी चिंतित है। तो उपयोग किए गए EV जो खरीदते हैं तो उन्हें $4000 टैक्स क्रेडिट के पात्र होंगे। यह अधिकार बैटरियों में उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिजों का 40% निकाला जाता है तो संसाधित और नॉर्थ अमेरिका या किसी देश में पुनर्चक्रित किया जाता है, तो इससे अमेरिका के साथ FTA होता है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होगा? जो कंपनियां जैसे जापान में निवेश कर रही हैं, फ्रांस में निवेश कर रही हैं, वह सब कंपनियां अब क्या होगा? अमेरिका की ओर रुख करेंगी इस एक्ट के आने के बाद। यही यूरोपीय देशों की चिंता का विषय है। तो अगर हम बात करें तो यूरोप कठोर सर्दियों में उच्च ऊर्जा की कीमतों का सामना कर रहा है। उन्हें डर है कि IRA टैक्स क्रेडिट और EVs यानी इलेक्ट्रॉन व्हीकल्स को सब्सिडी उन्हें नुकसान में डाल सकती है। दोस्तों, यूरोपीय संघ की अपनी नई ग्रीन योजना फिट फॉर 55 2030 तक कारों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 55% और वैन से 50% तक और 2035 तक कारों से सभी उत्सर्जन में कटौती करने का वह लक्ष्य रखा है। अब ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो कंपनियां हैं वह अमेरिका की ओर रुख करेंगी, तो इस तरह से यूरोप का बाजार कमजोर पड़ जाएगा। यही यूरोप की चिंता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार कुल कार स्टॉक में EVs की हिस्सेदारी के आधार पर शीर्ष 10 देशों में 9 यूरोप में है। तो यह यूरोप के लिए काफी चिंता का विषय है। यानी इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के ने वाहन निर्माताओं के US जाने की आशंका जताई है। यानी दक्षिण कोरिया जो कि वो भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहा है, जापान ने भी इस तरह की चिंता जताई है और भारत भी इसमें जो है अगर देखा जाए भारत के लिए भी यह चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत भी यहां पर उद्यम स्थापित कर सकता है। तो इस तरह से स्वीडिश बैटरी निर्माता नॉर्थ वोल्ट जर्मनी में एक लिथियम आयन बैटरी कारखाना स्थापित करने के लिए तैयार था, लेकिन अब IRA के बाद उन्होंने अपनी योजनाओं को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थानांतरित कर दिया है। यही कारण है कि आज यूरोप इसके लिए चिंतित दिख रहा है। तो अमेरिका का क्या स्टैंड है? तो मैक्रोन की यात्रा के दौरान एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि IRA में ट्वीक्स के लिए
इसे यूरोपीय देशों के लिए भाग लेना आसान बनाने के लिए ये जगह थी। इसका मतलब कभी भी सहयोगी देशों को बाहर नहीं करना था। हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि यूएस अमेरिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए कोई माफी नहीं मांगता है और अपने लोगों के लिए रोजगार सृजित करना वह जारी रखेगा। तो दोस्तों, अमेरिका जलवायु परिवर्तन में निवेश क्यों कर रहा है? तो यूएस वर्तमान में क्या है कि चरम जलवायु खतरों का सामना कर रहा है। वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैक्सिको की खाड़ी में टॉर्नेडो, बड़े बड़े चक्रवात, तूफान आते हैं। जंगल की आग कैलिफोर्निया में लगी हुई है। हीट वेव्स, तूफान पिछले कुछ वर्षों में बहुत ज्यादा तीव्र हो गए हैं। यही कारण है कि अमेरिका अब सचेत हो गया है। केंटुकी में चल रही बाढ़ भारी बारिश से शुरू हुई और इस तरह से बिजली से प्रेरित कैलिफोर्निया में जंगल की आग देश के लिए एक बड़ी चिंता बन गई है। तो चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के बीच एक संबंध है। यही कारण है कि अमेरिका जलवायु परिवर्तन को लेकर के अब वह सजग है, वह निवेश करना चाहता है। राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन ने भी कुछ जलवायु प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है। 2021 में उन्होंने 2005 के स्तर से 2030 तक उत्सर्जन में 50 से 52% की कटौती के नए महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध किया है। तेल और गैस उद्योग में मीथेन उत्सर्जन को रोकने के लिए एक नए मीथेन सौदे पर भी उन्होंने हस्ताक्षर किया है और पहले से प्रस्तावित बिल्ड बैक बेटर योजना जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रावधानों के साथ एक बहुत ट्रिलियन सौदा है था। तो दोस्तों, इसका भी काफी विरोध किया जा रहा था इस योजना का, लेकिन अमेरिका लगातार जलवायु परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है और मई 2022 में ईंधन की बढ़ती कीमतों की पृष्ठभूमि में बाइडेन प्रशासन ने अलास्का तेल और गैस ड्रिलिंग लीज की बिक्री को भी रद्द कर दिया। ऐसा वह अमेरिका में हो रहे जलवायु परिवर्तन की वजह से कदम उठा रहा है। दोस्तों, अमेरिका का उद्देश्य विधेयक के माध्यम से अपने जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यानी यह देश को 2030 तक 50 से 52 उत्सर्जन को कम करने के अपने जलवायु के करीब पहुंचने में मदद करेगा, जो 2005 का लक्ष्य था। तो बिल में निवेश 2030 तक ग्रीन हाउस गैसों को 31 से 44% तक यह कम कर सकता है। दोस्तों, यह बिल अक्षय उत्पादन के मामले में अमेरिका को चीन के साथ प्रतिस्पर्धा करने में मदद कर सकता है, क्योंकि चीन आज अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में अमेरिका यह बिल ला करके जलवायु परिवर्तन के प्रति अपनी सजगता को दर्शाता है और इसके साथ साथ घरेलू नौकरियों के सृजन को भी यह सुगम बनाएगा बिल। तो विधेयक से संबंधित मुद्दे क्या हैं? तो यह मुद्दा अगर देखा जाए तो वैश्विक जलवायु वित्त के किसी भी मुद्दे को संबोधित नहीं कर रहा है। यही कारण है कि विश्व जगत, खासकर यूरोपीय संघ, नाराजगी जता रहा है। उसका यह मानना है कि यह अमेरिका सिर्फ अपने लिए कर रहा है और यह जो है अन्य देशों का इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। पेरिस समझौते में सहमत जलवायु लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एकमात्र कदम है, जहां अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि वैश्विक तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित होना चाहिए। तो दोस्तों, यहां पर 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे कैसे सीमित होगा? क्योंकि पेरिस समझौते में तो अमेरिका अपनी बेरुखी दिखा रहा था। ऐसे में वह जलवायु परिवर्तन के कहीं न कहीं वह इलेक्ट्रॉनिक बाजार पर पूर्णतः अपना अधिकार स्थापित करना चाह रहा है। उसके पीछे यही मंशा दिखाई दे रही है। यही कारण है कि यूरोपीय देश, जापान, दक्षिण कोरिया और अन्य देश इस कदम से चिंतित हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों पृष्ठ संख्या 6 पर। इसको अंतरराष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। सिनेरियोज फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं अरुण मायरा, जो कि योजना आयोग के पूर्व सदस्य और ए बिलियन फायरफ्लाइज क्रिटिकल कन्वर्सेशन टू शेप ए न्यू पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड के यह लेखक हैं। तो यह कैसे बता रहे हैं भारत का भविष्य में क्या सिनेरियो रहेगा और विश्व का। तो दोस्तों, ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के तेजी से विकास सहस्राब्दी के अंत में अर्थशास्त्रियों द्वारा पूर्वानुमानित किया गया था, लेकिन इस तरह की भविष्यवाणी पहले भी गलत निकली थी। सोवियत संघ का जल्द पतन और चीन का उल्लेखनीय उत्थान। तो दोस्तों, राष्ट्रों के आर्थिक विकास की भविष्यवाणी करना दीर्घकालिक, वार्षिक, त्रैमासिक, अब यह एक आकर्षक उद्योग हो गया है, जिसमें कई अर्थशास्त्री, शोधकर्ता, विश्लेषक और टिप्पणीकार कार्यरत हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ब्रिक्स का जो भविष्यवाणी किया गया, इस भविष्यवाणी का जनता की कल्पना और कारपोरेट निवेश पर बड़ा प्रभाव पड़ा। क्योंकि जैसे भविष्यवाणी की जाती है कि भारत बहुत बड़ा बाजार बन सकता है, तब ऐसे में क्या होगा? विश्व के निवेशक भारत की ओर आकर्षित होंगे। तो यही इस लेख का महत्वपूर्ण बात है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2004 में भारत के विकास के
परिदृश्य तैयार करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के साथ सहयोग किया और इस तरह से परिदृश्य आर्थिक विकास के साथ सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों में बदलाव के आधार पर भविष्य में किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को यह आकार दे सकता है। तो दोस्तों, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारतीय उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट इंडिया एंड द वर्ल्ड सिनारियोज 2025 ने देश की आर्थिक नीतियों के आधार पर भारत के भविष्य के 3 परिदृश्य पेश किए हैं, यानी 3 सिनेरियो है। यह उस समय जब भारत साइनिंग इंडिया के मूड में था। याद हो तो उस समय तत्कालीन सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो उस समय साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था। पश्चिमी निवेशकों को निरंकुश चीन की ओर तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से दूर करने के लिए इसे दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते मुक्त बाजार लोकतंत्र के रूप में मनाया जाता था। तो इसमें पहला परिदृश्य है बॉलीवर्ल्ड। तो यह उस समय भारत की वर्तमान वास्तविकता के भीतर गहराई से देखा गया, यानी बॉलीवर्ल्ड के रूप में इसे लेबल किया गया। परिदृश्य ने उन ताकतों को प्रकट किया जो भविष्य में विकास को कम कर देंगे। यदि अच्छे समय में प्रतिक्रिया नहीं दी गई तो भारत की अर्थव्यवस्था के खुलने से निजी उद्यमों के लिए अधिक अवसर पैदा हुए और शीर्ष 1% संपत्ति में तेजी से वृद्धि हुई, यानी करोड़पति बढ़ रहे हैं। उनके पास जो आयातित कारें थी, जो महंगे कपड़े उन्होंने पहने थे, जो शैंपेन वो पार्टियों में पीते थे, उन्हें दैनिक समाचार पत्रों के पेज 3 पार्टियों में उनको जगह दिया जाता था, जबकि उद्यमशीलता की भावना को उजागर किया गया था और युवा अमीर बनने के इच्छुक थे। उनकी बड़ी हताशा के भी संकेत दिखाई दे रहे थे, यानी हिंसा ग्रामीण नक्सल क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थी, शहरी अपराध भी बढ़ रहे थे। कई हिंसक अपराध भी अलग अलग रूपों में बढ़ रहे थे। बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों के मनोरंजन के लिए ग्लैमर और हिंसा का मिश्रण किया जा सकता है। हालांकि भारत का बॉलीवुड आर्थिक विकास एक वास्तविक कहानी है जो इसमें रहने वाले लाखों नागरिकों के लिए दर्दनाक होती जा रही थी। और दूसरा परिदृश्य है अटकता भारत। तो अटकता भारत इसने दिखाया कि कैसे बढ़ती असमानता और असुरक्षा सरकार को सुरक्षा के लिए राजनीति पर नियंत्रण लगाने के लिए मजबूर कर सकती है। पर्याप्त संसाधनों के बिना अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाने के लिए भी मजबूर कर सकती है। एक सख्त सरकार भारत के लोकतंत्र को कमजोर कर देगी, इसके अर्थव्यवस्था को ठप कर देगी। बॉलीवुड और अटकता भारत दोनों परिदृश्यों में परिवर्तन का सिद्धांत टॉप डाउन है। इस तरह से सरकार व्यवसायों में बड़े संगठनों के शीर्ष पर नेताओं द्वारा परिवर्तन का नेतृत्व किया जाता है। और दोस्तों, तीसरा जो परिदृश्य है, अगर हम बात करें, सकारात्मक है। सौभाग्य से यह जो तीसरा और अधिक आकर्षक परिदृश्य भी यह दिखाई दे रहा है। यहाँ लोगों को जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है वे उनके द्वारा निर्मित किए जाते हैं, जैसे महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय नेताओं द्वारा जल संरक्षण और खेती और डेयरी के लिए सहकारी समितियां, स्थानीय उत्पादन और खपत के आधार पर लाभदायक व्यावसायिक उद्यम। तो स्थानीय संसाधनों और स्थानीय ऊर्जा का उपयोग करते हुए ऐसे लोगों द्वारा लोगों के लिए उद्यम ऊपर से नीचे बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों की तुलना में यह अधिक टिकाऊ होते हैं। यदि भारत के नीति निर्माता परिवर्तन के इस मॉडल का अनुसरण करते हैं तो आर्थिक विकास अधिक समावेशी, पर्यावरण की दृष्टि से अधिक टिकाऊ और तेज भी होगा। और उन्हें इस परिदृश्य को पहले इंडिया कहा। तो दोस्तों, यहाँ पर इसके माध्यम से आप देख सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और भारतीय उद्योग परिसंघ है, तो यह देख सकते हैं कि पहले इंडिया यानी इंडिया फर्स्ट, बॉलीवर्ल्ड। तो इस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अटकता भारत, इस इमेज के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर संरक्षणवाद की नीति थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि संरक्षणवाद क्या है। तो संरक्षणवाद का अर्थ सरकार की उन कार्रवाइयों एवं नीतियों से है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती हैं। ऐसी नीतियों को प्रायः विदेशी प्रतियोगिता से स्थानीय व्यापारों एवं नौकरियों को संरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से अपनाया जाता है। ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय, संयुक्त राज्य अमेरिका का ट्रांस पैसिफिक पार्टनर से अलग होना, अमेरिका द्वारा सभी देशों से स्टील तथा एल्युमिनियम के आयात पर भारी कर लगाने जैसे विभिन्न घटनाएं बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब है। संरक्षणवाद का प्राथमिक उद्देश्य वस्तुओं या सेवाओं की कीमतों में वृद्धि कर या देश में प्रवेश करने वाले
आयातों की मात्रा को सीमित या प्रतिबंधित कर स्थानीय व्यवसायों या उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। तो इस तरह से वैश्विक स्तर पर और भारत में संरक्षणवाद की बात की जाए तो पिछले कुछ वर्षों में कई देशों ने संरक्षणवादी बनने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की आलोचना की है, जैसे आयात के लिए नहीं खोलना। विशेष रूप से भारत सरकार अमेरिका के साथ एक मिनी व्यापार समझौते की शर्तों पर सहमत होने में विफल रहने के बाद। इसी तरह से भारत एशियाई देशों के 15 देशों के क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से भी बाहर हो गया है। महामारी की शुरुआत के बाद से भारत ने आत्मनिर्भर भारत पहल, ये भी कहीं न कहीं संरक्षणवादी नीति को बढ़ावा देती है। दोस्तों, व्यापार मध्यस्थों की बैठक में भारत शामिल नहीं होता है। मुक्त व्यापार की अवधारणा, तो इस तरह से ये कई मुद्दे हैं जो कि भारत को संरक्षणवाद की ओर ले जा रहे हैं। तो यह भी लेख महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पृष्ठ संख्या यह 8 पर आया हुआ है, इसे हम शासन से जोड़ सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे, गवर्नेंस से। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है ट्राई कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, इसको CNP कहते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों के पास बहुत सारी अवैध कॉल आती हैं, तो ट्राई ने बार बार परेशान करने वाली स्पैम फोन कॉल पर लगाम लगाने की पहल की है और टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल पर कॉल करने वाले का नाम दिखाई देने की व्यवस्था को लेकर सार्वजनिक परामर्श का दौर शुरू कर दिया है। और ट्राई ने कहा है कि दूरसंचार नेटवर्क में कॉल करने वाले का नाम दर्शाने की व्यवस्था है, जिसे CNP कहते हैं, कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन, लागू करने के बारे में एक परामर्श पत्र भी जारी किया है। तो इस तरह से इसके फीचर के संभावित परिचय के बारे में टिप्पणी मांग रहा है ट्राई, और यह सुविधा ट्रू कॉलर के ही समान होगी। यानी अभी तक हम लोग ट्रू कॉलर और भारत कॉलर ID एंड एंटी स्पैम जैसे मोबाइल ऐप की मदद से मोबाइल फोन उपभोक्ता कॉल करने वाले व्यक्ति की पहचान जान सकते थे, लेकिन इन ऐप पर नजर आने वाले नाम पूरी तरह भरोसेमंद स्रोत पर आधारित नहीं होते हैं। तो ट्राई के मुताबिक दूरसंचार विभाग का मानना है कि CNP सुविधा शुरू होने से कोई भी मोबाइल फोन उपभोक्ता कॉल आने पर कॉलर की पहचान कर सकेगा, और इस सुविधा को स्मार्टफोन के साथ फीचर फोन पर भी मुहैया कराने के लिए दूरसंचार नेटवर्क की तैयारी एवं व्यवहार्यता को भी परखा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ महत्वपूर्ण है कि ट्रू कॉलर बनाम ट्राई ID, तो ट्रू कॉलर जैसे ऐप भी यूजर्स को क्राउड सोर्स डेटा के आधार पर कॉल करने वालों की पहचान करने में मदद करते हैं। हालांकि आगामी ट्राई तंत्र से अधिक सटीकता और पारदर्शिता लाने की उम्मीद है, क्योंकि ट्रू कॉलर कई बार ठीक ढंग से यह व्यवस्था नहीं दे पाता है। यूजर्स के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है यह नया फीचर, तो ट्राई के अनुसार इसकी कॉलर ID सुविधा उपयोगकर्ताओं को स्पैम कॉल और फिशिंग हमलों से बचाने में मदद करेगी। और 2021 में ट्रू कॉलर ने बताया कि सबसे अधिक स्पैम कॉल प्राप्त करने वाले सभी देशों में भारत चौथे स्थान पर। आप लोग भी देखते होंगे कि आज दिन भर में कम से कम 5 से 6 स्पैम कॉल तो आती ही होगी। इसी तरह से देश में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कॉल करने के लिए खुद को बैंकों, बीमा कंपनियों, अन्य व्यवसायों से होने का दावा करते हैं और वित्तीय धोखाधड़ी या पहचान की चोरी करने के लिए संवेदनशील बैंकिंग और अन्य व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल उपयोगकर्ताओं को धोखा देते हैं। कई बार लोग अपना CVV नंबर दे देते हैं, पिन कोड बता देते हैं और इस तरह की धोखाधड़ी होती है। तो दोस्तों, इस नए फीचर से, ट्राई के इस नए फीचर से लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की ओर। भारत को कई क्षेत्रों में जर्मनी के रूप में एक भरोसेमंद सहयोगी मिल सकता है। इस संदर्भ में भारत और जर्मनी के बीच सहयोग के क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही सुंदर यह प्रश्न है, इसको आप 3 भागों में प्रश्न के उत्तर को तोड़िए। भूमिका, जिसमें आपको भारत और जर्मनी के बीच संबंध, यानी वर्तमान में जर्मनी के विदेश मंत्री का आगमन हुआ है भारत में, तो ऐसा संदर्भ लेते हुए भारत और जर्मनी के संबंधों को बताते हुए आपको यहाँ पर भारत जर्मनी संबंध को ज्यादा बताना है मध्य भाग में, और अंत में निष्कर्ष पर पहुंचना है। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली के प्रदूषण से निपटने के लिए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाने के अलावा और भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, तो इसे विस्तार से समझाएं। तो दोस्तों, यहां पर आपको मैंने बताया कि पार्टिकुलेट मैटर और इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, तो ओजोन को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, जो रोजमर्रा की जैसे होम क्लीनर का प्रयोग करते हैं, साबुन का प्रयोग करते हैं,
कपड़े धोने का साबुन प्रयोग करते हैं, बर्तन धोने का साबुन प्रयोग करते हैं, तो इन सब के प्रयोग को भी कम करें, कारपूल कल्चर को अपनाएं। बहुत सारी चीजें हम खुद भी कर सकते हैं जिससे कि दिल्ली के प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी प्रयास करना चाहिए। जैसे मैक्सिको में एक दिन का कानून है कि एक दिन कोई भी अपना पर्सनल व्हीकल नहीं चलाएगा, आप लोग सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें। तो इस तरह से यह जो है समस्या को समाप्त किया जा सकता है। सिर्फ पराली के ऊपर ही आरोप आप नहीं लगा सकते। दोस्तों, आज के लिए आप लोगों के लिए पहला प्रश्न है कि हैप्पी सीडर क्या है, और दूसरा प्रश्न है IRA एक्ट के क्या प्रावधान हैं। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।